यह सोचना बहुत ही रोचक है कि बिग बैंग के इस विचार ने पूरे यूनिवर्स की शुरुआत की थी। यही बात आइंस्टाइन के सिद्धांत से जुड़ी है। अगर आपको यह पसंद आए तो इसे हम टेक्स्ट बुक कॉस्मोलॉजी यानी पाठ्य पुस्तकीय ब्रह्मांडीय विज्ञान कह सकते हैं। लेकिन आज के समय में वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग से पहले भी ब्रह्मांड का एक चरण था। अगर आप बिग बैंग को एक गर्म और घने एक्सप्लोजन की तरह समझते हैं तो यह वह समय था जब करीब 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड का विस्तार बहुत ही तेजी से हुआ था। इससे पहले जो चरण था उसे हम इन्फेक्शन यानी स्थिति कहा जाता था। हम मानते हैं कि यह समय ब्रह्मांड का एक्सपोनेंशियल एक्सेलरेशन हो रहा था, मतलब उसका आकार बार बार दोगुना हो रहा था। संख्या इतनी बड़ी थी कि सुनकर ही आप हैरान हो जाएंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर शुरुआत एक एटम से भी छोटे ब्रह्मांड से हुई तो कुछ ही पलों में पूरे ऑब्जर्वेशन यूनिवर्स से सबसे बड़ा हो गया। एक ऐसा ब्रह्मांड जिसमें लगभग 350 अरब गैलेक्सियां हैं। और यह सब हुआ एक सेकंड के 10 लाख के करोड़ के हिस्से के कम के समय में, यानी बेहद तेज और विशाल एक्सप्लोजन हुआ। एक्सपेंशन रुका तो जो ऊर्जा उसे चला रही थी वही ब्रह्मांड में भर गई। इससे स्पेस गर्म हुआ, मैटर पार्टीशन बने, जिससे हम और सारी चीजें बनी जो हम आकाश में देखते हैं। यही घटना बिग बैंग के रूप में दिखाई देती है। यह सुनने में भले काल्पनिक लगे, लेकिन आज के समय में यह स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजी है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इन्फेक्शन की शुरुआत कैसे हुई, किसने इन्हें रोका, यह कितने समय तक चली। इन सभी का जवाब आज हमें पूरी तरह से पता नहीं है। शुरुआत में पदार्थ का एक बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही घना बिंदु था जो फैलने लगा। धीरे धीरे उसने परमाणुओं, अणुओं, तारों और आकाशगंगाओं को जन्म दिया जो हम आज देखते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिग बैंग से पहले क्या था? ब्रह्मांड की स्थिति कैसी थी जब कुछ भी मौजूद नहीं था? कहा जाता है कि उस समय ब्रह्मांड एक कॉस्मिक एक्सप्रेशन से गुजरा, जिसमें उसका आकार एक सेकंड के अंश में कम से कम 80 बार दोगुना हो गया। यह सब एक रहस्यमयी एनर्जी फॉर्म की वजह से हुआ, जिसने पूरे स्पेस को फैला दिया। इस विस्तार के बाद ब्रह्मांड ठंडा और खाली हो गया था, और फिर धीरे धीरे वही गर्म और घना बिग बैंग फेज शुरू हुआ। कई सिद्धांत कहते हैं कि इन्फ्लेक्शन एक साथ नहीं रुकती, बल्कि टुकड़ों में रुकती है, और हर बार जब ये रुकती है तो एक नया ब्रह्मांड बनता है। और इन्हीं विचारों को इंटरनल इन्फ्लेक्शन थियरी कहा जाता है। इसका मतलब है कि सिर्फ एक हमारा ब्रह्मांड ही नहीं, बल्कि कई और सारे ब्रह्मांड भी हो सकते हैं। शायद इनकी संख्या अनंत हो और हर पल कहीं ना कहीं नया ब्रह्मांड बन रहे हो। तो सोचिए इसका मतलब क्या होगा। लेकिन यही तो आज का आधुनिक कॉस्मोलॉजी कहता है। ब्रह्मांड की मुद्रास्फीति इस बात का वर्णन करती है कि बिग बैंग से पहले आखिर क्या हुआ था। तो शायद हमें इस बात का जवाब मिल जाए कि अंतिम हम आए कहाँ से हैं। अब इससे यह सवाल उठता है कि इन्फेक्शन से पहले क्या हुआ था। सच कहे तो विज्ञान अभी भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में। हम जानते हैं कि शुरुआत में पदार्थ का एक बहुत ही अत्याधुनिक और घना छोटा बिंदु था, जो अचानक से ही फैलने लगा और उससे एटम्स, मॉलिक्यूल, स्टार और गैलेक्सी को जन्म दिया, यानी वो सब कुछ जो हम आसमान में देखते हैं। लेकिन बिग बैंग के पहले की स्थिति क्या थी? उससे पहले ब्रह्मांड में क्या था? वैज्ञानिक कहते हैं कि उस समय ब्रह्मांड में एक रहस्यमय ऊर्जा थी जिसने स्पेस को तेजी से फैला। जब यह फैलाव रुका तो उसने ब्रह्मांड को बहुत ही ठंडा और लगभग खाली कर। फिर धीरे धीरे वही गर्म और घनी स्थिति जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। अगर इंटरनल इन्फेक्शन थियरी से चले तो हमारा ब्रह्मांड एक बुलबुला है और इसके बाहर भी अनगिनत ब्रह्मांड है, हर एक में अपने अलग लॉ और फिजिक्स है। कुछ ब्रह्मांडों में गुरुत्वाकर्षण अलग हो सकता है, कहीं प्रकाश की गति कम या ज़्यादा भी हो सकती है, कई कणों का द्रव्यमान बदल सकता है। अब सवाल उठता है, हमारा ब्रह्मांड जीवन के लिए उतना परफेक्ट क्यों है? तारे कार्बन और ऑक्सीजन जैसे तत्व क्यों बनाते हैं जो लाइफ के लिए जरूरी है? सब कुछ इतना फाइनली बैलेंस क्यों है? जीवन संभव हो कैसे सकता है? इन सवालों का एक ही जवाब है कि अगर हर तरफ के ब्रह्मांड मौजूद है तो हमें वही ब्रह्मांड दिखाई देगा जिसमें जीवन रह सकता है। क्योंकि अगर ब्रह्मांड जीवन के लिए उपयुक्त नहीं होता तो हम यहाँ होते ही नहीं, ताकि सवाल पूछ सके।
इसीलिए कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा अस्तित्व ही इस बात का प्रमाण है कि हम ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड हैं। हर एक में नेचर के नियम थोड़े अलग हो सकते हैं। कुछ जगह जीवन के लिए हॉस्टाइल है तो कुछ हमारे जैसे अनुकूल। ये सुनने में भले ही काल्पनिक लगे, लेकिन इसके पीछे मैथमेटिकल लॉजिक है और कई सारे प्रमाण ऐसे भी हैं जो इस सिद्धांतों का समर्थन करते हैं। हमारे पास ऐसे प्रयोग और ऑब्जर्वेशन है जो हमें ब्रह्मांड की शुरुआती व्यवस्था के संकेत देते हैं। उदाहरण के तौर पर CMB, जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं, सबसे पुरानी रोशनी है जो हमें देख सकते हैं। यह वही प्रकाश है जो बिग बैंग के लगभग 3.8 लाख साल के बाद निकला था, जब ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया था कि एटम बन सके। उस समय ब्रह्मांड ट्रांसपेरेंट हुआ और वही प्रकाश आज भी यात्रा कर रहा है। हमें उस इन्फिनिट यूनिवर्स की झलक दिखाता है। हमारे पास प्लैंक नामक यूरोपियन सैटेलाइट है जो इस प्रकाश की डिटेल तस्वीरें लेता है। ये तस्वीरें ऐसी है कि ब्रह्मांड का बेबी स्कैन जो दिखाती है कि शुरुआत में क्या हुआ था। इन पैटर्न को देखकर वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिवर्स के पहले मोमेंटम में क्या घटा। यहीं से थियरीज और एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट मिलता है, जिससे हम बिग बैंग और इन्फेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं। आधुनिक भौतिकी के दो सबसे बड़े स्तंभ हैं, आइंस्टाइन का जनरल रिलेटिव और क्वांटम थियरी। इन दोनों का जुड़ना बहुत ही जरूरी है ताकि हम समझ सके कि बिग बैंग कैसा हुआ था और उससे पहले क्या था। आइंस्टाइन का सिद्धांत हमें बताता है कि गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है, कैसे स्पेस और टाइम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वहीं क्वांटम थियरी माइक्रोस्कोपिक दुनिया की व्याख्या करती है, कणों के व्यवहार, ऊर्जा और तरंगों की तरह उनके चलने के तरीके की। जब तक हम इन दोनों थियरी को एक यूनिफाइड थियरी में नहीं जोड़ते, हम ब्रह्मांड के जन्म के सटीक उत्तर पर नहीं पा सकते। इसीलिए वैज्ञानिक एक ऐसी थियरी की खोज कर रहे हैं जो इन दोनों को एक साथ समझा सके, जिसे बहुत सारे लोग थियरी ऑफ एवरीथिंग भी कहते हैं। जब यह मिल जाएगी तब शायद हम जान पाएंगे कि स्पेस क्या है, टाइम कैसे शुरू हुआ और ब्रह्मांड आखिरकार कहाँ से आया। अब अगर हम दूरी की बात करें तो ब्रह्मांड में सबसे दूर की वस्तु हमसे लगभग 47 अरब प्रकाश वर्ष दूर है। इसका मतलब है कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का आकार करीब 94 अरब प्रकाश वर्ष है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि जब ब्रह्मांड की उम्र लगभग 13.8 अरब साल है तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इतना बड़ा कैसे हो सकता है? इसका जवाब है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। इस एक्सप्रेशन की वजह से दूर की वस्तु हमसे इतनी दूर है जितनी दूरी उनका प्रकाश तय नहीं कर सकता, उससे भी कहीं ज्यादा। वैज्ञानिकों का मानना है कि जो हिस्सा हम देख सकते हैं वह ब्रह्मांड का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असल ब्रह्मांड इससे बहुत आगे तक फैला हुआ है, शायद अनंत तक। हम जो देख पा रहे हैं वह बस एक टिनी बबल है, एक छोटा सा क्षेत्र जिसमें रोशनी 13.8 अरब साल में पहुंच पाई है। इससे परे भी अनगिनत जगह है जहां तक हमारा कोई अवलोकन नहीं पहुंच सकता। हमने माप से पाया है कि स्पेस का कर्वेचर लगभग फ्लैट है। इसका मतलब है कि आगे तक फैला हुआ है, कहीं खत्म नहीं होता। यह कितना दूर तक जाता है यह भी एक रहस्य ही है। अब जब हमने यह समझने की कोशिश की कि बिग बैंग से पहले क्या था, हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है और इसके पार क्या हो सकता है, तो एक बहुत ही बड़ा सवाल सामने आता है, ब्रह्मांड का अंत आखिर कैसे होगा। वर्तमान में जो सबसे स्वीकार्य विचार है वो ये है कि ब्रह्मांड हमेशा फैलता रहेगा। पहले वैज्ञानिक ये सोचते थे कि ग्रेविटी की वजह से एक दिन ब्रह्मांड रुक जाएगा और फिर सिकुड़ने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज हमें ये पता है कि ब्रह्मांड का फैलाव जो है वो तेज होता जा रहा है। इस प्रवेग का कारण कुछ रहस्यमयी ऊर्जा है जिसे वैज्ञानिक डार्क एनर्जी भी कहते हैं। यह ऊर्जा ब्रह्मांड के हर कोने में फैली है और गैलेक्सी को एक दूसरे से दूर धकेल रही है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई नया फिजिक्स सामने नहीं आया जो इस ऊर्जा को रोके, तो ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलता रहेगा और धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा और एक दिन सब कुछ इतना दूर हो जाएगा कि कुछ भी एक दूसरे को देख या छू नहीं पाएगा। यानी ब्रह्मांड का अंत किसी विस्फोट में नहीं बल्कि एक साइलेंट एक्सप्रेशन में होगा, एक शांत, ठंडी और खाली दुनिया में। और यही आधुनिक विज्ञान की सबसे गहरी सच्चाई में से एक है।
हमारा आरंभ एक अद्भुत एक्सप्रेशन से हुआ था और शायद हमारा अंत अनंत विस्तार में होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो जाहिर सी बात है मेरे और भी वीडियो पसंद आएगी। अगर चाहते हैं वीडियो देखना तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।